सर मुझे फिर से क्लास दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जिन जिन बच्चों को निकाला हूँ उनका हर दिन मैसेज आता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप उल्लंघन करेंगे तो जीवन में मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, या जिनके पास जाके पढ़िए। तो इन चीज़ों को आप सब ध्यान रखिए, मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। हाँ, हमसे जो चीज़ मांगी है मैं कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन किसी व्यक्ति के मेहनत को आप बिना यूज के कहीं भेज रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक को। बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है, प्याजे से ही संबंधित टॉपिक है, एक ब्रूनर। इस बार भी डीएसएसबी में ब्रूनर से सवाल पूछा था। डायरेक्ट ब्रूनर के बारे में बता दिया था कि उनके सिद्धांत बता दिया, पूछ लिया था। तो हम लोग आज हेडिंग बनाइएगा ब्रूनर। क्योंकि ब्रूनर इसलिए मैं पहले पढ़ रहा हूं क्योंकि ये प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में ही थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें एक नया रूप दिया है। इसीलिए हम प्याजे के साथ साथ ब्रूनर को ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जैसे हमने कहा प्याजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ब्रूनर कहाँ के थे ये जानना जरूरी है। ब्रूनर का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1915 को 10 अक्टूबर 1915 को यूएसए में हुआ था। ठीक है, 10 अक्टूबर 1915 को ब्रूनर का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1915 को यूएसए में हुआ था, ये याद रखिएगा। ब्रूनर जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ब्रूनर ने, इसके बारे में पहले 2-4 लाइन लिख लीजिएगा। ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, ब्रूनर ने, लिखिएगा, ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। ब्रूनर ने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और उसे नया रूप प्रदान किया, और उसे नया रूप प्रदान किया, और उसे नया रूप प्रदान किया। तो ब्रूनर महोदय जो अमेरिका का था, उन्होंने प्याजे के जो कॉग्निटिव थ्योरी था उसी में वो उसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन भी किए और उसका एक नया स्वरूप भी दिया। ब्रूनर ने, आगे लिखिएगा, ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया। ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया। इन्होंने जो है 2 बातों पर ध्यान दिया, समझिएगा। ब्रूनर ने मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान दिया। पहली बात क्या थी? पहली बात लिखिएगा कि बालक अपनी अनुभूतियों को, पहला है, बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, कि जो बालक के अंदर जो अनुभूति है उसे वो अपने मानस में लाकर मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार व्यक्त करते हैं? बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। मानसिक रूप से किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। क्लियर है? दूसरा लिखिएगा कि बाल्यावस्था में बालक, शैशव अवस्था या बाल्यावस्था
शैशव अवस्था या बाल्यावस्था यानी बालपन की अवस्था में, शैशवावस्था या बालपन की अवस्था में बालक मानसिक चिंतन किस प्रकार करते हैं? 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 2 पॉइंट पर इन्होंने चर्चा किया। एक तो बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, दूसरा वो बालक यानी कि एक बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करता है। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रूनर के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सेकंड वाला कर देंगे। हाँ, सेकंड वाला है कि बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करता है। बाल्यावस्था में यानी बालपन में जब एक छोटे बालक होता है तो वो मानसिक चिंतन कैसे करता है, किस तरह करता है, इसी पर उन्होंने खूब चर्चा की। क्लियर है? अब पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्योंकि इस सेक्शन में लिखना भी जरूरी है। लिखेंगे फिर समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 कारकों द्वारा अभिव्यक्त करता है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को या अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 कारकों द्वारा व्यक्त करता है। ऊपर बोला ना कि मतलब किस प्रकार मानसिक अनुभूतियों को व्यक्त करता है, तो ब्रूनर आंसर दे रहा है कि बालक अपने अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 कारकों द्वारा व्यक्त करता है, कि जो उनके अंदर की जो अनुभूति है वो 3 विधि द्वारा व्यक्त होता है। पहला विधि है दृश्य प्रतिमा विधि। 3 विधि द्वारा व्यक्त करता है। इसमें पहला है दृश्य प्रतिमा विधि। दृश्य प्रतिमा विधि, इंग्लिश में इसे कहते हैं आइकॉनिक मोड, ICONIC, आइकॉनिक मोड। अब दृश्य प्रतिमा विधि क्या होता है, इसमें लिखिएगा। दृश्य प्रतिमा विधि, पहला विधि है आइकॉनिक मोड, पहला विधि है आइकॉनिक मोड। इसमें लिखिएगा आइकॉनिक मोड क्या होता है। यह वह विधि है, लिखिएगा, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को, यह वह विधि है जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। अब समझिएगा ब्रूनर का आइकॉनिक मोड क्या है। इन्होंने कहा कि बालक अपने अनुभूति को मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है, और इस अवस्था में बालक, लिखिएगा, इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। उनके मन में जो अंदर में जो आइकॉन बनता है
उस आइकॉन को प्रत्यक्ष करके बालक सीखता है, प्रत्यक्ष करके बालक सीखता है। इसी को आइकॉनिक मोड कहते हैं। इसी को कोई क्लियर करोगे, क्या समझे हो इसका मतलब? कल बताया था हमने आइकॉनिक मोड। मेघना सर, जिसमें इसमें ये है कि आइकॉनिक मोड में है जैसे प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे किसी चीज को परसीव करना, यानी कि इसका मतलब है जैसे परसेप्शन। अब पहले तो परसेप्शन का मतलब होना चाहिए कि जो हमने फील किया। इस परसेप्शन का मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो सेंसेशन प्लस मीनिंग इज इक्वल टू परसेप्शन। बिल्कुल। जो हमने फील किया, मतलब कि हमने जो हमें किसी चीज को देख के हमें अनुभूति हुई, वो अनुभूति को हम उसका अर्थ जानकर उसे इम्प्लीमेंट करें किसी चीज पे, तो वो हमारा प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो ऐसे ही दृश्य प्रतिमान विधि में, आइकॉनिक मोड में क्या होता है कि बच्चे ने जो कुछ भी अनुभूत किया, जो कुछ भी उसने फील किया, देखा, उसकी उसने अपने मन में एक छवि बना ली, मतलब कि देखकर, और फिर वो इसी छवि को अपने मतलब कि वो अपने मतलब कि उसने देखा, उसका अर्थ जानने के लिए वो क्या करेगा, उसके जो प्रतिमाएं बनाकर उसे अपनी व्यक्त कर देगा। तो इससे ही मतलब कि आइकॉनिक। सर, इसका मैं कुछ कहना चाहूंगी सर, इस पे 2 लाइन बस। सर, इस पहले अंबिका को बोलने दो। ओके सर, इसका एग्जांपल ना एक मूवी भी है, तारे जमीन पर, जिसमें ना बच्चा क्या होता है, उस पेरेंट्स से अलग हो जाता है, उसे हॉस्टल में भेज देते हैं। तो उन्हें एक ड्राइंग बनाता है जिसमें बच्चा ना बिल्कुल दूर 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 दूर, मतलब हर पेंटिंग में वो दिखाता है वो पहले थोड़ी दूर पे हूँ, फिर मैं थोड़ी दूर पे, मैं बिल्कुल ही दूर हो गया अपने पेरेंट्स से। तो वो इस तरीके की आइकॉनिक्स दिखा रहा है बना के कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे दूर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बोलूं सर, मैं बस थोड़ा सा बोलूंगी सर। जैसे कहते हैं अनुभूति, 2 चीज होता है, अनुभूति होता है, एक अनुभव होता है। तो अनुभव वो होता है जो हमारे साथ बीती हुई चीज होता है, उसको अनुभव कहा जाता है। और अनुभूति वो होता है जो आपने किसी के द्वारा कोई घटना घट गई है तो आपने किसी से सुना। जैसे हमें नहीं पता 1947 में हमने नहीं देखा कि जो वो युद्ध वगैरह जो भी कैसे देश आजाद हुआ 1947 में, कैसे लड़ाइयाँ हुई, जो भी क्रांतिकारी, लेकिन हमने वो चीज सुना और जो वो अनुभूति हुई हमारी, तो उसके आधार पर हमने जो है कि उस, मान लीजिए एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसको जो है एक दृश्य रूप में लिया, तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहा गया। बिल्कुल नजदीक। मैं कुछ बोलूं उस पर? हाँ, अंतिम। हाँ सर, जैसे इसमें अनुभूति, इसमें देखिए एक शब्द लिखा है कि अनुभूति को अपने मन में चित्रित प्रतिमाएं बनाकर व्यक्त करता है। जैसे बच्चा है, उसको हम जो है कुत्ते की एक इमेज बताते हैं कि ये डॉग है, हम हमेशा उसको फिगर में या बुक में दिखाते हैं, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप से कभी कुत्ते को देखता है तो अपने मन में वो पुरानी इमेज जो है उसका एक दृश्य आता है, वो दृश्य बनाता है कि ये कुत्ता टाइप का कोई जीव, जो कुत्ता जो हम पढ़े हुए हैं या मम्मी बता रही है, ये उसी प्रकार का जीव है। तो उसके हाव भाव या पूरे उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर वह उस दृश्य प्रतिमा को फीड करता है और फिर वो कुत्ते की इमेज अपने आप को प्रत्यक्षीकरण करता है। इसको दृश्य प्रतिमान विधि मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वेरी गुड, लगभग सब समझ गया, अब ज्यादा नहीं लूंगा बात। दूसरा विधि लिखिएगा, दूसरा है सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मोड, SYMBOLIC सिंबॉलिक मोड। अब देखिए सिंबॉलिक मोड क्या होता है। ब्रूनर महोदय ने कहा, ये क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ये किन मोड की चर्चा की है। सिंबॉलिक मोड इसमें लिखिएगा, यह वह विधि होती है या यह वह विधि है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को, यह वह विधि है जिसमें बालक या बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है।
भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। अनुभव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। अनुभव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित कर लेता है। इस अवस्था में बालक प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों से संबंध स्थापित कर लेता है। प्रतीकों का मूल विकल्पों से संबंध स्थापित कर लेता है। प्रतीकों का मूल विकल्पों से संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब कि जब आप कोई प्रतीक दिखाए तो नीचे जो आपने यानी शब्द को अब वो पहचानने लगता है। जैसे आपने आम का एक प्रतीक बना दिया और नीचे ऑप्शन में दे दिया कि बताओ ये क्या है, आम है, अनार है, सेब है, केला है। तो अब वो शब्द को पहचानने लगता है कि आम है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये प्रतीकों को अब समझने लगता है। एज भी डेट भी बताऊंगा कितना तक होता है। तीसरा आता है संक्रियता विधि। तीसरा है संक्रियता विधि। संक्रियता विधि को इंग्लिश में कहते हैं इनएक्टिव मोड, ENACTIVE, इनएक्टिव मोड। इनएक्टिव मोड क्या होता है? संक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड। लिखिएगा, यह वह तरीका है, मतलब इस विधि में शिशु इनएक्टिव मोड, इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है। इनएक्टिव मोड, इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। जैसे भूख लगने पर रोने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। अब मान लिया हाथ पैर मारने लगता है, तो ये कोई शब्द के माध्यम से तो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है रो करके ये बताता है कि हमें भूख लग रहा है। इसी को इनएक्टिव मोड कहते हैं। इसी को इनएक्टिव मोड कहते हैं। इसी को इनएक्टिव मोड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इनएक्टिव समझ गए, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। मतलब कि संकेतक विधि मतलब संकेत के माध्यम से सिंबल मतलब चिन्ह को समझने लगता है। इनएक्टिव मोड मतलब कि शब्द को भी वो पहचान नहीं रहा है तो वो क्रिया करता है। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, ब्रूनर के अनुसार जन्म से लेकर 18 महीने तक, ब्रूनर के अनुसार जन्म से लेकर 18 महीने तक
इनएक्टिव मोड की प्रधानता रहती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रूनर के अनुसार जन्म से लेकर 18 वर्ष तक इनएक्टिव मोड यानी संक्रियता विधि की प्रधानता रहती है। यानी ये जो मतलब कि हाथ पैर मार के जो मांगता है ना, ये इनएक्टिव मोड जन्म से लेकर 18 महीने तक चलता है। जन्म से लेकर 18 महीने तक चलता है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में 18 से 24 माह की आयु तक, 18 से 24 माह की आयु तक, 18 से 24 माह की आयु तक दृश्य प्रतिमा विधि का यूज करता है बालक। 18 से 24 माह की आयु तक दृश्य प्रतिमा विधि का यूज करता है या दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता रहती है। दूसरी विधि की प्रधानता रहती है। पहला जो संक्रियात्मक विधि है, मतलब कि 0 से इसमें 0 से 18 महीना होता है, मतलब 0 से 18 महीना संक्रियताओं की विधि की प्रधानता होता है। और जो दृश्य प्रतिमा विधि है ये 18 से 24 महीने तक होती है। 18 से 24 महीने तक दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है। 18 से 24 महीने तक दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता रहती है तथा 7 वर्ष की आयु तक सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। आगे जो सांकेतिक विधि है जिसमें शब्दों को वो पहचान लेता है, ये 7 वर्ष तक रहता है। 7 वर्ष मतलब कि 24 महीने मतलब 2 वर्ष से 7 महीने तक रहता है। 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक रहता है। सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। क्लियर है? ये 3 विधि याद रखना कि जो लास्ट वाली विधि है संक्रियात्मक विधि 0 से 8, फिर दूसरा दृश्य प्रतिमा 8 से 24 और 2 से 7 ईयर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सर हाँ प्रकाश, वो पहले आपने वो 18 महीने बोल दिया था सर। हाँ नहीं 18, ये जो है 18 महीना से 24 महीना है सर। वो तो ठीक है, शुरू में भी सर वो 0 से 8 है ना, वो 18 बोल दिया था, उसको 8 करना है क्या सर? नहीं 0, ये 0 से 18 महीना है शुरू वाला। ठीक है 0 से 18, फिर दूसरा ऊपर आगे 18 से 24 और 24 से 7 वर्ष। 24 महीना मतलब 2 वर्ष हुआ, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया 2 से 7 वर्ष। ठीक है सर। वो सर हो सकता है आपसे 8 अभी 8 बोल रहे थे सर। हाँ वो मिस से निकल गया होगा। ठीक है, अगर लगे तो पूछ लिया करो पहले। ठीक है सर। अब आते हैं कि देखो कि जो ब्रूनर का सिद्धांत है किस किस से प्रभावित रहा, इसको समझिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रूनर के सिद्धांत में या ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसको मिटा देता हूं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद बताया था। गेस्टाल्टवाद किसने दिया है? जिसे इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद तथा गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद तथा व्यवहारवाद की झलक मिलती है। व्यवहार, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद की झलक मिलती है।
इसी में लिखिएगा दृश्य प्रतिमा विधि में, दृश्य प्रतिमा विधि में, इसी में लिखिएगा दृश्य प्रतिमा विधि में। ऊपर हमने पढ़ा है आइकॉनिक मोड। दृश्य प्रतिमा विधि में गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद का प्रभाव दिखता है। दृश्य प्रतिमा विधि में गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद को ही समग्रवाद या इनसाइट थ्योरी कहते हैं, जो कोहलर ने दिया था, कोहलर का था। गेस्टाल्टवाद दृश्य प्रतिमा विधि पर समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वही सांकेतिक विधि में, वही सांकेतिक विधि में पियाजे के संज्ञानवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वही सांकेतिक विधि में, सांकेतिक विधि में पियाजे के संज्ञानवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पियाजे के संज्ञानवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पियाजे के संज्ञानवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तथा संक्रिया विधि में, संक्रियता विधि में, इनएक्टिव मूड में, इनएक्टिव मूड में, संक्रियता विधि में लिखिएगा इनएक्टिव मूड में, संक्रियता विधि में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई पड़ता है। उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, कोई बताओगे ये क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई पड़ता है। जी सर, आपने उस दिन भी बताया था उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई पड़ता है, माना कि जब उद्दीपन जैसा उनका माहौल होता है उसी के समान वो अनुक्रिया करता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई पड़ता है। इनको ध्यान रखना, कभी कभी आपको बड़े बड़े एग्जाम। हाँ सर, एक बार प्याजे के यहाँ से बोला था, एक बार ये रिपीट करना। प्याजे के संज्ञानात्मक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हाँ। उसके बाद जो है मैंने लिखा है कि दृश्य प्रतिमा विधि में गेस्टाल्ट का अनुसरण है। सांकेतिक विधि में पियाजे के संज्ञानवाद का प्रभाव है तथा संक्रियता विधि में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई गया है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई गया है। एक सेकेंड वेट कर, पता नहीं कौन करूँ आवाज कर रहा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दिखाई पड़ता है। क्लियर है? अब लिखिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अनुक्रिया मतलब होता है कि कोई भी चीज को देखकर एक्शन लेना, अनुक्रिया करना। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था अनुक्रिया और उद्दीपन। ठीक, क्या संक्रिया वही है। संक्रियावाद अपने शायद इनएक्टिव मोड को भी कहते हैं संक्रिया। जैसे कोई शिशु अपने कोई भी चीज अभिव्यक्त शब्दहीन माध्यम से करता है, उसे ही संक्रिया कहते हैं। जैसे कि रो रो के बताता है, हाथ पैर हिलाता है, वहां शब्द नहीं निकलता है, उसे ही संक्रियता, इंग्लिश याद रखो, इनएक्टिव मोड कहा जाता है। इनएक्टिव मोड करता है, ठीक है, इनएक्टिव मोड, ध्यान रखना। अब लिखिएगा, ब्रूनर ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया, कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया, उसके परिणाम निम्न रहे। ब्रूनर ने
कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म विश्लेषण किया, सूक्ष्म निरीक्षण किया, ब्रूनर महोदय ने अब जो स्कूल के बच्चों पर वो निरीक्षण किया, उसके परिणाम क्या रहे, उसी परिणाम की चर्चा करेंगे। पहली बात ब्रूनर ने कहा विषय की संरचना। पहली बात उन्होंने बात की विषय की संरचना पर। ब्रूनर ने पहला कहा कि विषय की संरचना, विषय की संरचना कैसी होनी चाहिए, विषय की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो ब्रूनर यानी स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, मतलब की संरचना, विषय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। ब्रूनर का विचार है इसमें विषय की संरचना पर कि ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी संरचना होती है। ब्रूनर का विचार है कि हर विषय की अपनी संरचना होती है, हर विषय की अपनी संरचना होती है, हर विषय की अपनी संरचना होती है। ब्रूनर ने विषय की संरचना में कहा कि हर विषय की अपनी संरचना होती है, उसके अपने नियम होते हैं, उसके अपने नियम होते हैं। अतः इन नियमों को सीखे बिना, अतः इन नियमों को सीखे बिना विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता, विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। ब्रूनर ने कहा कि हर विषय की अपनी संरचना होती है, उनके रूल होते हैं, उनके नियम होते हैं। उन नियमों को समझे बिना विषय का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है बालकों में। जैसे साइंस के लेखन का अलग रूल है, आर्ट्स के लेखन का अलग रूल है, हिंदी का लेखन का अलग रूल है। तो मेन ब्रूनर का कहना था कि किसी भी बच्चे को जब तक वो नियम नहीं बताएंगे कि लेखन की प्रकृति क्या है, तब तक उसे विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः अच्छा, बाहर से शोर आ रहा है ना, 2-3 मिनट कोई काम चल रहा है, ठीक है। एक सेकंड, वो हो ही जाएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट इसी में लिखिएगा। अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान, अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान कराने से पहले, अतः बच्चों को किसी भी विषय का ज्ञान कराने से पहले उनके नियम और विधि को बताना अनिवार्य होता है। उसके नियम और विधि को बताना अनिवार्य होता है, उसके नियम और विधि को बताना अनिवार्य होता है। देखो मैं बोल देता हूँ, 5 मिनट बाद खटखट करेंगे। अंकित, अंकल जी, चलिए अब कम आवाज आएगा थोड़ा सा। तो लिखिएगा कि विषय की संरचना के बारे में उन्होंने कहा
कि हर विषय की अपनी संरचना होती है, उसी के और जब उसकी अपनी एक लेखन का नियम होता है, विधि होता है, तो उसे स्पष्ट किए बिना, उसे समझे बिना हम यानी कि बच्चों को किसी विषय का ज्ञान देने से पहले उन नियमों और विधियों को बताना आवश्यक होता है कि जिस उस सब्जेक्ट में जिस विधि का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए, संबद्धता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीवेंस। संबद्धता का महत्व, संबद्धता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीवेंस। ब्रूनर के अनुसार, इसमें लिखिएगा संबद्धता का महत्व क्या है, संबद्धता का महत्व। तो ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है, विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से ही संबंध होनी चाहिए। ब्रूनर ने कहा कि बच्चों को जो भी सिखाया जाता है उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होना चाहिए। बच्चों को जो भी सिखाया जाता है उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होना चाहिए। उसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होना चाहिए कि हम बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं उसका संबंध किससे हो, व्यक्ति और समाज दोनों से हो। तीसरा, तत्परता का नियम या तत्परता, रेडीनेस, इंग्लिश में कहते हैं रेडीनेस, तत्पर। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी नेट के क्लास में हम बात करते रहते हैं रेडीनेस का, तत्परता का। अब रेडीनेस क्या होता है? कहता है कि ब्रूनर ने कहा कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। पहले तो उसे रेडी करना पड़ेगा। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है। अतः इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। सीखने के लिए बच्चों को तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक है, उसे रेडी करना आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम का होना भी अनिवार्य है। बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम का होना भी अनिवार्य है। मान लिया अगर बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो बच्चे रेडी होके भी नहीं सीख पाएंगे। पहले तो बच्चों को रेडी कीजिए और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतर्दर्शी चिंतन एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। दो चीज की इन्होंने प्रयोग किया है। चौथा, अंतर्दर्शी चिंतन व विश्लेषणात्मक चिंतन। अंतर्दर्शी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। अंतर्दर्शी चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन। अब देखो इसमें कि ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। आगे बताऊंगा अंतर्दर्शी चिंतन क्या है और विश्लेषणात्मक चिंतन क्या है। ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक या शिक्षक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा
विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देते हैं। इसी में लिखिएगा, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व है। शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में, टीचिंग एंड लर्निंग की प्रक्रिया में विश्लेषणात्मक पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। अब अंतर्दर्शी चिंतन है क्या, इसको समझ लो। इसी में लिखना, अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। मतलब कहता है कि ब्रूनर बात ये कह रहा है कि जो शिक्षक होता है वो अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है, किसी चीज के विश्लेषण पर अधिक बल देता है। लेकिन ब्रूनर कहता है कि शिक्षा और अधिगम में, शिक्षण और अधिगम में, पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। अब अंतर्दर्शी चिंतन क्या है, लिख लीजिए कि अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है, अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से, जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से, अंतर्दर्शी चिंतन वह होता है जब व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। मन मस्तिष्क से किसी समस्या का समाधान सीधे प्रदान करता है, सीधे प्रदान करता है। मतलब कि आप जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब किसी बच्चों को हम सोचने का, मन मस्तिष्क से सोचने का अवसर देते हैं और वो समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है, तो उसे अंतर्दर्शी विधि कहते हैं। ये विधि शिक्षण अधिगम में, मतलब ब्रूनर का मानना है कि ज्यादा उपयोगी है, न कि विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट लिखिए, अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषणात्मक अधिगम, कल भी टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बताया था, अन्वेषणात्मक अधिगम, अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी मतलब अन्वेषणात्मक, अन्वेषणात्मक मतलब हुआ खोजपूर्ण, डिस्कवरी खोजपूर्ण विधि। अन्वेषणात्मक अध्ययन, ब्रूनर के अनुसार, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय, बच्चों को ब्रूनर के अनुसार किसी विषय, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय के, किसी विषय का ज्ञान, ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए। स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए, स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए, स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा, यानी स्वयं खोज करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए।
स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए। यह ज्ञान बच्चों में अस्थायी रहता है। यह ज्ञान बच्चों में अस्थायी रहता है। अन्वेषणात्मक परिणाम। ब्रूनर कहते हैं कि बच्चों को किसी विषय का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा हासिल करना चाहिए, कि बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि स्वयं उनकी खोज करें, उनको जांचे, परखे, सीखे, तो यह ज्ञान जो होगा वह अस्थायी होगा, वो परमानेंट। अगर हम ही सब कुछ बता देंगे तो फिर आपने क्या किया, तो स्वयं खोज विधि, मतलब कि स्वयं का अन्वेषण। जैसे हमने कल टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, जो ग्रीक शब्द है ह्यूरिस्टिक, जिसका अर्थ ही होता है खोज विधि। ब्रूनर ने भी ये कहा कि अन्वेषण, वो बच्चे खुद खोजेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो वो क्या होगा, दिमाग में वो कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहेगा। स्वयं करने का महत्व, अतः कि लर्निंग बाय डूइंग। छठा पॉइंट कहा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब स्वयं से करने, यानी स्वयं करके सीखने, या इसको कह सकते हैं स्वयं करके सीखने पर बल। ब्रूनर ने कहा कि बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। स्वयं का, यहां से क्या होगा कि स्वयं कार्य के महत्व को वो समझेगा और स्वयं में उसका डेवलपमेंट होगा। स्वयं में इसका डेवलपमेंट होगा। स्वयं में इसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंट की बात ब्रूनर ने कहा। पहले विषय की संरचना, संबद्धता का महत्व, तत्परता, अंतर्दर्शन और विश्लेषणात्मक चिंतन, अन्वेषण, अधिगम और स्वयं कार्य करने का महत्व, लर्निंग बाय डूइंग का महत्व। ये जो है इन्होंने बच्चों के निरीक्षण के आधार पर ये 6 पॉइंट्स की इन्होंने ब्रूनर ने चर्चा की। अब ब्रूनर की संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं। अंतिम पॉइंट से है ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषता? पहला विशेषता, यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्वलन पर बल देता है। पहला पॉइंट, यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्वलन पर बल देता है, रीइंफोर्समेंट। जैसे कि आपको अगर अच्छे काम किए तो पुरस्कार मिलेंगे, गलत काम किए तो दंड मिलेंगे। तो जो ब्रूनर का सिद्धांत है पुनर्वलन पर बल देता है। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट पर बल देता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा के द्वारा बच्चे में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा बालकों में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा बालकों में व्यक्तिक, पर्सनल एंड सोशल दोनों गुणों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा बालकों में शैक्षणिक और व्यक्तिक दोनों गुणों का विकास होता है। तीसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है, इस सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके, जिससे स्टूडेंट आसानी से सीख सके, जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके।
जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के पूर्व अनुभव, इस सिद्धांत के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों की विषय वस्तु में, पूर्व अनुभव तथा नए विषयों की, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के पूर्व अनुभवों, बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों की, नए विषयों की विषय वस्तु में समन्वय के लिए, नए विषयों की विषय वस्तु में समन्वय के लिए, नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। मतलब ये है कि विद्यार्थी के जो पूर्व अनुभव है और नए विषय वस्तु है, दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक वातावरण तैयार करने पर बल देता है कि जो बच्चे में पूर्व अनुभव है और जो जाकर के नए अनुभव सीख रहे हैं, दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अच्छे वातावरण तैयार करने पर बल देता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषता हो गई। ये विशेषता हो गई। तो ये हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत था। पियाजे के बाद के जो सिद्धांत था ब्रूनर, उनका सिद्धांत था। नेक्स्ट, हाँ मेघना। जी सर, इसमें ये जो आपने बताया पूर्व अनुभवों में, मतलब कि इसमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पूर्व अनुभव मतलब कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं जैसे बच्चों का। आप जैसे क्लास में आते हो तो कोई नया टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमसे जैसे क्वेश्चनिंग करते हो, आपको इसके बारे में पता है कुछ तो बताओ, मतलब तो आप हमारे अनुभव देखते हो कि इनको इस टॉपिक के बारे में पहले कितनी नॉलेज है, फिर उसके हिसाब से आप अगर हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल से बताओगे। अगर फिर पता है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट है थोड़ी बहुत नॉलेज, तो उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब कि प्रीवियस नॉलेज को चेक करके फिर हमने आपने क्वेश्चनिंग करी, हमने हमारी नॉलेज को चेक किया, उसके बाद फिर हमने आपसे और बातें बहुत सारी उस टॉपिक के बारे में ग्रहण, कुछ तो हमारे पास पहले नॉलेज थी और कुछ हमने आपने जो पूरा टॉपिक क्लियर किया